पहले तो फर्स्ट हम देखेंगे मीनिंग क्या होता है। कौन बताएगा मीनिंग? बताइए भरत भैया। आप म्यूट हैं भरत भैया। भैया आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लें अपने आप को पहले। योग थेरेपी एक बहुत ही एंशियंट लेकिन बहुत ही साइंटिफिक एक मेथड बोल लिए, प्रोसेस बोले, एक टेक्नोलॉजी है जिससे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत बेनिफिट होता है, जो कि प्रिवेंटिव भी हो सकता है, थेराप्यूटिक भी हो सकता है। मतलब रोग के पहले ही उसको प्रिवेंट किया जा सकता है रोगों को, और अगर है तो उसमें उसकी बहुत अच्छी थेरेपी की जा सकती है कोई रोग के लिए, और स्पिरिचुअल बेनिफिट भी इसका मिलता है। मेरे ख्याल से इतना होना चाहिए। अच्छा, अब हम जब थेरेपी पे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपने सेशन को एक ऐसा डिस्कशन वे में चलाएंगे, ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं। हम यदि थेरेपी में जाते हैं तो हर थेरेपी के अपने टूल्स होते हैं, राइट? जैसे एलोपैथी में है, मेडिसिन है, सर्जरी है, आयुर्वेदिक में अपने हर्ब्स होते हैं, तो ऐसे सबके अपने अपने टूल्स होते हैं। तो योग के क्या टूल्स होंगे? योग के टूल्स में वैसे देखा जाए तो योग में अगर थेरेपी कर रहे हैं तो शायद जरूरत पड़ सकती है टूल्स के, जैसे कि रोप हो गया, ब्रिक्स हो गई, पिलोज हो गए, इस तरह के काफी टूल्स रहते हैं। एक वो व्हील आता है, व्हील होता है। बिल्कुल सही है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि जब पेशेंट्स को आपको पर्टिकुलर कुछ कराना है और वो प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, तो हम जो सपोर्ट यूज करते हैं वो उसके टूल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी थेरेपी में जाते हैं तो मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मसल्स स्ट्रेंथ के लिए हम बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे टूल्स जो हैं वो यूज करते हैं। तो ये टूल्स यूज करना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन जब सपोर्टिंग लगता है तो हम ये टूल्स यूज करें, लेकिन इस टूल्स के साथ एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि फाइनली हमको उन टूल्स को भी अलग करना है ना। जब एक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए या फ्लेक्सिबिलिटी, जिस भी पर्पस से आप वो टूल्स यूज कर रहे हैं, जब उसका पर्पस पूरा हो जाए तो आपको उसको हटा के भी आगे अपना जो पेशेंट है उसको लेके जाना है, ठीक है। अब हम थेरेपी में क्या-क्या चीज यूज करेंगे, मतलब योग के कौन-कौन से स्टेप हैं या कौन-कौन से टर्म्स हैं, कौन-कौन सी चीजें हैं जिनको हम थेरेपी में यूज करेंगे? जैसे एक एग्जांपल आसन है ना? दीप्ति जी आप बताएं। गाइडेड मेडिटेशन हो गया एक तो, और वेरी ये गुड। जो आपने बोला कि आसन हो गया, और उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना कि उसके फेस एक्सप्रेशन क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, थेरेपी के लिए हम जिन चीजों का यूज करेंगे योग में, वो क्या-क्या हो जाते प्राणायाम हैं? भी आ सकते हैं इसमें, प्राणायाम। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो टूल्स क्या-क्या हो जाएंगे? आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग निद्रा, अजपा जाप, है ना? इस तरह के बहुत सारे टूल्स हो जाते हैं, शवासन। तो हमारे हाथ में बहुत सारे मेथड होते हैं, और उन मेथड को कहाँ पर, कितनी क्वांटिटी में, कितनी देर तक, कैसे यूज करना है, मतलब पेशेंट के हिसाब से उसके मेथड को कस्टमाइज करना, कि वो पर्सनल उस व्यक्ति को बेनिफिट दे सके या उसकी जो भी डिजीज है उससे रिलीफ दे सके। ये योग थेरेपी हो गई, ठीक है। तो अब सबसे पहले योग थेरेपी के लिए हमको, जैसे कि हम जब एलोपैथी में पढ़ते हैं तो हमको बहुत जरूरी होता है कि हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ें, राइट? बिना एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो आप जब योग थेरेपी में जाते हैं तो आपको दो एनाटॉमी फिजियोलॉजी आना चाहिए। एक तो कौन सी, जो साइंस के अकॉर्डिंग है, और दूसरी कौन सी, जो योग के अकॉर्डिंग है, राइट? तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे कि योग के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी कैसे बनी है, उसमें कैसे फंक्शन होते हैं। तो हम स्टार्टिंग यहां से करते हैं, ठीक है। तो मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ शेयर करती हूँ।
आज चूंकि आपके पिक्चर्स मेरे सामने नहीं रहेंगे तो आपको अनम्यूट करके रिप्लाई देना पड़ेगा, आप जो भी देंगे। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ओके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हेल्थ होती क्या है। तो जो WHO है, इसके हिसाब से इन्होंने योग की क्या डेफिनेशन दी है कि हेल्थ सिर्फ कोई भी तरह की शरीर में बीमारियों का अभाव हेल्दी होना नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति का मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, ये और सोशल, ये चारों एस्पेक्ट जब हेल्दी होंगे तभी हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति एक हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में आएगा। जनरली हम ये मान लेते हैं कि अगर फिजिकल कोई व्यक्ति हेल्दी है तो वो हेल्दी है। तो ये चीज को यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में लेके फिजिकल, मेंटल लेवल और स्पिरिचुअल, सोशल, ये चारों एस्पेक्ट से ये लिया गया है। और जब उसके चारों ही एस्पेक्ट हेल्दी हों तभी इसको हेल्दी हेल्थ या कंप्लीट हेल्थ की कैटेगरी में लिया गया है। नेक्स्ट दो टर्म्स हमारी लाइफ में बहुत यूज होते हैं, हेल्थ एंड वेल्थ। तो हेल्थ को तो अभी हमने समझ लिया, अब वेल्थ क्या होती है। वेल्थ का जो दायरा है वो थोड़ा सा और इसकी फील्ड बढ़ी हुई है, थोड़ी सी और डिटेल में है, जिसको हम हिंदी में संपदाएं भी कहते हैं। ठीक है, छाया मैम प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। तो ये जो वेल्थ होती हैं, ये किसी भी व्यक्ति के लिए ये मोस्टली 8 वेल्थ होती हैं, जो मानी जाती हैं कि उसके जीवन में यदि ये 8 तरह की वेल्थ हैं तो उसका जीवन बहुत ही सुख, समृद्ध और शांति से बीतेगा। ये कौन कौन सी होती है? फिजिकल वेल्थ मतलब शारीरिक वेल्थ हो जाती है। इंटेलेक्चुअल वेल्थ, इंटेलेक्चुअल वेल्थ से मतलब होता है आपकी मेंटल वेल्थ। नेक्स्ट होती है फाइनेंशियल, मतलब आर्थिक आपकी जो वेल्थ होती है। फिर स्पिरिचुअल वेल्थ, और स्पिरिचुअल वेल्थ मतलब अध्यात्म से रिलेटेड। सोशल मतलब सामाजिक, इसमें आपके रिलेशन कैसे हैं, आप आपका स्टेटस सोशल क्या है, आप कितने कनेक्टेड रहते हैं सोशल सोशल अपनी एक्टिविटीज से। फिर टाइम वेल्थ मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसा है। इमोशनल, इमोशन आपके कैसे हैं, आपके कितने कंट्रोल में है, कितने नहीं हैं, आप कैसे उनको मैनेज करते हैं। एनवायरमेंट मतलब आप पर्यावरण के साथ अपने आप को कैसे सामंजस्य बिठाते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे। और मैं आप लोग से ही चाहूंगी कि सबसे पहले जैसे फिजिकल वेल्थ है, तो फिजिकल वेल्थ को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ये बड़ा इजी है फिजिकल वेल्थ तो डिस्क्राइब करना। कोई भी रिप्लाई दे, जो भी दे सकते हैं। हाँ शारीरिक रूप श्वेता जी, से स्वस्थ रहना। बिल्कुल बिल्कुल। श्वेता जी आप भी कुछ बोल रहे हैं? मैम मतलब फिजिकल वेल्थ में यही हुआ कि आपको प्रॉपर मतलब बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब अगर थोड़ी भी अगर पेन है बॉडी में या जॉइंट में तो वो फिर फिजिकल वेल्थ में नहीं आएगा, मतलब आप प्रॉब्लम में हैं। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना, फिजिकल मतलब शरीर से रिलेटेड। और ऐसा बोलते भी है ना कि पहला सुख निरोगी काया, और जिसको हम लोग सब कैलकुलेट ही नहीं करते, मतलब वो तो ऐसे मिलते कि हाँ बस गार्ड गिफ्ट में फ्री में मिल गई है, खत्म, ना उसकी केयर करते हैं। जबकि आप देखिए, यदि मान लीजिए हमको फीवर भी आ जाता है, हमको मालूम है 3 दिन में हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन उस समय यदि हमको हॉस्पिटल जाना होता है तो हम ना ड्रेस चेंज करते हैं, ना बाल बनाते हैं, ना तैयार, जैसी हालत में है वैसी हालत में ही हॉस्पिटल को चल देते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उस समय यदि आपके सामने ऐसे डिशेस भी आए जो आपके फेवरेट हैं, आपको बहुत पसंद है, लेकिन आपको वो खाने का मन नहीं होगा,
तो फर्स्ट हमको सबसे पहले इस चीज का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस चीज के लिए हमेशा मन में ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए कि हमको एक निरोगी काया मिली हुई है। और जीवन की जितनी भी चीज है, चाहे वो कोई हम बाहरी सुख ले रहे हों या आंतरिक सुख ले रहे हों, या हमारे सराउंडिंग जो सोशल है उसका सुख ले रहे हो, या स्पिरिचुअल सुख ले रहे हो, तो ये कोई भी जो आनंद है चारों पक्ष के, ये बिना फिजिकल हेल्थ के संभव नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एक ग्रेटिट्यूड हमेशा आपके अंदर होना चाहिए। और दूसरा, ये जो फिजिकल वेल्थ है ये कब तक आपके पास रहेगी? जब तक आप इसको नेचर से कनेक्ट करके रखो। अगर आप इसको नेचर से डिटेक्ट कर लोगे, इसका अटैचमेंट खत्म कर दोगे, तो ये डेफिनेटली ये हेल्थ वेल्थ आपके पास नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अपने घर को कितना भी लग्जरियस बना ले, सुविधा संपन्न बना ले, हम पूरे 24 घंटे एसी में रहें, लेकिन जब आप किसी जंगल में या छत पर जाते हैं रात के समय, तो वो जो हवा होती है उसका फील आपको एसी में नहीं मिलता। सहमत हैं आप लोग इस चीज से? ठीक है, तो हमारी बॉडी का एक अपना सर्केडियन क्लॉक होता है, एक बायो क्लॉक होता है, कि उसमें फिक्स है सब कि कितने बजे क्या करना है। और जब तक हम उन प्राकृतिक नियमों का पालन करते रहते हैं, तब तक हम शारीरिक रूप से सुखी रहते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात मैं आपको बताऊं कि पूरी प्रकृति में सिर्फ एक इंसान ऐसा व्यक्ति है जो प्रकृति के नियमों की अवहेलना करता है। बाकी आप देखिए, वनस्पति देखिए, एनिमल्स देखिए, बर्ड देखिए, ये देखिए सब अपने नेचर के ही हिसाब से रहते हैं, जो उनके लिए रूल्स हैं वही रखते हैं। ठीक है, तो जब तक हम ह्यूमंस भी अपने आप को नेचर से जोड़ेंगे नहीं, नेचर में लय नहीं कर देंगे, तब तक हेल्दी रह पाना मुश्किल है। ठीक है, अब सेकंड है इंटेलेक्चुअल वेल्थ। इंटेलेक्चुअल वेल्थ मतलब क्या? इसको हम मेंटल भी कह सकते हैं। इसका क्या इम्पोर्टेंट है हमारे में और क्या है ये बताएं। मैम इंटेलेक्चुअल मतलब ऐसा क्या कि मतलब कोई भी सिचुएशन अगर हमारे सामने आ रही है तो हम उसको पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव ले रहे हैं? एक तो ये हो सकता है ना? और क्या इसके एस्पेक्ट हो सकते हैं? सही समय पर बौद्धिक क्षमता, लाइक एक एक करके बोले। आरती जी आप बोले पहले। मैम बौद्धिक क्षमता मतलब सही गलत को पहचानने की, निर्णय लेने की क्षमता, आप किस चीज को किस पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं, ये सारा। सारिका जी आप बोले। ये मैम कि टाइम के अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन ले सकें। देखिए, ये आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला, लेकिन ये सुपरफिशियल है ना। एक्चुअल जो हमारा इंटेलेक्चुअल वेल्थ होती है, या जो इंटेलेक्चुअल वेल्थ किससे आएगी? माइंड से, है ना। इसमें हम माइंड और ब्रेन को भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, तो जब तक माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, जिसमें से अभी मान लीजिए हम 100 लोगों में से मिलते हैं, तो उसमें से 95% से ज्यादा ऐसे मिलेंगे जो इंटेलेक्चुअल वेल्थ जिनके पास नहीं है, क्योंकि 95% लोगों का कंट्रोल मन पर नहीं है, मन उनको कंट्रोल करता है। मेरा मन तो अभी ये खाने का हो रहा है तो मुझे वो चाहिए ही चाहिए, मेरा मन ये पहनने का हो रहा है तो मुझे तो अभी ये चाहिए ही चाहिए, मेरा मन वहां जाने का हो रहा है इसलिए चाहिए। आज मेरा मन मूवी जाने का हो रहा था, अचानक से नहीं जा पाए, मूड ऑफ हो गया। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि हम रोजमर्रा में बहुत यूज करते हैं। तो इन सब चीजों का यदि कोई ऐसा है जो इनको नहीं यूज करता है, लगभग सभी करते हैं। अब अगर हम इनको एनालिसिस करें इन सारी चीजों का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि
आप मन के कंट्रोल में है, मन आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बहुत डीपली देखें कि हमारे पास इंटेलेक्चुअल वेल्थ नहीं है, राइट? अगर इंटेलेक्चुअल वेल्थ हमारे पास होती तो मन हमारे कंट्रोल में होता, ठीक है। अब सेकंड एक जो आया था पॉजिटिव और नेगेटिव का, है ना। एक सेकंड में डोर बंद कर दूं, बहुत वॉइस आ रही है, एक मिनट। ठीक है। सो इसमें हमारी कंडीशन कैसे ही, जैसे एक किंग है, वो बहुत ब्रेव है, उसके फाइटिंग जो स्किल है वो बहुत अच्छे हैं, तो वो कहीं भी जाता है तो उसके जो बॉडीगार्ड रहते हैं, उसका जो सिक्योरिटी होता है, वो बोलते आप मेरे पीछे चलो, क्योंकि मैं सक्षम हूं लड़ने में। अगर कोई आएगा तो ठीक है, मैं देख लूंगा, फिर आप लोग भी आ जाइएगा, ठीक है। तो वो आगे चलता है और उसकी सिक्योरिटी उसके पीछे चलती है। उसकी जो सिक्योरिटी है वो उसके अकॉर्डिंग चल रही है कि वो जहां जा रहा है उसके पीछे पीछे जा रही है, जहां वो रुक रहा है वहां वो रुक रही है। वही जो दूसरा राजा है वो थोड़ा सा ब्रेव नहीं है, डरपोक है, उसको बहुत अच्छे फाइटिंग स्किल्स उसके नहीं है, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो क्या होता है कि वो सिक्योरिटी को आगे रखता है और पीछे पीछे अपने आप को सेव करके वो चलता है। तो यहाँ पर जहां सिक्योरिटी जा रही है वहां वो किंग जा रहा है, जहां सिक्योरिटी रुक जा रही है वहां वो रुक जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर वो राजा है जरूर, बट वो एक तरह से किसका गुलाम हो गया, उन सिक्योरिटी का। अब यहाँ ये मान के चलिए कि आप राजा हैं और ये जो सिक्योरिटी है ये आपका मन और इंद्रियां हैं। अब ये आप पे डिपेंड है कि आप एक फाइटर स्किल डेवलपमेंट करके और आप सामने चलो, अपने मन और अपनी इंद्रियों को पीछे पीछे आने दो, वो आपके हिसाब से चले। और दूसरा वे वो है कि वो मन और इंद्रियां आगे चलें, आप उसके पीछे पीछे जहां वो ले जा रही हैं वहां जाए। तो ये किसी भी ह्यूमन पर डिपेंड है। और जब वो ह्यूमन ये इस स्किल को अचीव कर लेता है कि वो अपने माइंड और अपने सेंस ऑर्गन्स को अपने अकॉर्डिंग चलाता है, अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करता है, देन उसके पास इंटेलेक्चुअल वेल्थ आ जाती है। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। नेक्स्ट इसमें था मैडम इसमें एक्सक्यूज मी जी मैडम, इसमें इंटेलेक्चुअल हेल्थ में मेमोरी, कंसंट्रेशन, विल पावर, टॉलरेंस, ये सारी चीजें इसी से सारी ही चीज रिलेटेड होंगे। विल पावर भी एक बहुत बड़ा बिल्कुल इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल। जी हाँ, अब ये देखिए, सब। यदि यदि आप सेकंड पोजीशन अडॉप्ट कर ले रहे हैं कि जी आप मन और इंद्रियों को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं, विल पावर ऑटोमेटिक आएगा, जी कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आएगा। तो ये जो आप बोल रहे हैं ये सारी चीजें इसी में इंक्लूडेड हैं, लेकिन ये सुपरफिशियल ओके है ना। यदि हम बहुत डेप्थ में जाएं तो फाइनल हमको ये दो रास्ते मिलते हैं। मैडम, अलग शब्दों में लेते मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, लेक ऑफ कंसंट्रेशन या अल्जाइमर वगैरह, ये इंटेलेक्चुअल ये इलनेस है। भी इसी में आएगा, बिल्कुल इसी में इंटेलेक्चुअल बिल्कुल इलनेस। बिल्कुल। लेकिन ये ब्रेन से रिलेटेड आ जाएगा, जब अभी आप आगे पढ़ेंगे ना तो ब्रेन और माइंड में भी डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस है। तो जो ब्रेन इसका सुपरफिशियल पार्ट है और उसका जो सूक्ष्म और गहरा पार्ट है वो माइंड है, Thank you. ठीक है। चलिए इसके बाद स्पिरिचुअल। अब स्पिरिचुअल वेल्थ कैसे अनहेल्दी हो सकती है, या क्या है स्पिरिचुअल वेल्थ? आपने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था ना कि बहुत ज्यादा नियम को छोड़कर, मतलब जो हमारी ड्यूटी है उसको भी छोड़कर सिर्फ नियम पर ही जा रहे हैं वो लोग, तो उसको एडिक्ट हो जाना है ना, एक तरह एडिक्शन। से एडिक्शन हो जाना किसी भी चीज का। तो किसी भी चीज का एडिक्शन हमेशा बुरा होता है,
वो कोई भी चीज हो, अगर आपको सफाई का एडिक्शन हो गया, आप बहुत अधिक साफ करने लगे, पूरे समय आप उसी में जुड़े, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मानी जाती है। तो जब आप धर्म कर रहे हो और आपकी भावना उससे ना जुड़े, ठीक है, पूजा कर रहे हैं और एक से दूसरी थाली में रख रहे हैं, लेकिन वो भाव नहीं आ रहे, या हम प्रक्षाल कर रहे हैं और जब आंख पोंछ रहे हैं तो हमारा हाथ ढीला नहीं हो रहा है कि नाजुक अंग है भगवान का, और तेजी से रगड़ रहे हैं कि अरे यहाँ थोड़ा कचरा लग रहा है, थोड़ा साफ हो जाए। तो ये दो तरह के प्रक्षाल हो गए, एक तो हो गया मूर्ति का, एक हो गया भगवान का, है ना। जब पूजा हम करें और हमें एक, जैसे होता ना कि अगर आप मान लो पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, 2 मिनट को मान के चलें, और आपके पेरेंट्स सामने बैठे हैं, तो क्या होता है, एक डर होता है ना मन में कि भाई डांट देंगे अभी या गुस्सा हो जाएंगे, तो हम ईमानदारी से अपना काम करें, पढ़ें। वो भाव जब तक ईश्वर के प्रति नहीं आता है कि हमारे सामने एक हमसे इतना बड़ा व्यक्ति बैठा है कि शायद जिसके हम पैरों की कहीं धूल के समान भी नहीं है फिलहाल तो, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भविष्य में वहां तक पहुंचे, और अगर उसका डर आपके मन से खत्म हो गया, डर मीन्स क्या, रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान, तो वहां आप स्पिरिचुअल अनहेल्दी हो गए। समझ रहे हो इस चीज को आप, कि धर्म जब तक भावना के साथ जुड़ा रहेगा तब तक स्पिरिचुअल आप हेल्दी पोजीशन में हैं, और जब वो धर्म और भावना अलग अलग हो जाए, तब आप मान के चलिए कि आपकी स्पिरिचुअल वेल्थ जो है वो खतरे में है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि हम धर्म में एंटरटेनमेंट ढूंढने लगे, लेकिन धर्म एंटरटेनमेंट की चीज नहीं है। हमेशा देखिए, बाहरी दुनिया से जुड़ना बहुत सहज होता है, उसमें आप बहुत जल्दी एंगेज होते हैं, आपका बहुत जल्दी मन लगता है, लेकिन जब आपको अंदर बोला जाता है तो वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। और वो किस लिए है, क्योंकि यदि हर व्यक्ति उससे जुड़ जाए, हर व्यक्ति वो करने लगे, तो फिर तो ये जो पूरा समाज व्यवस्था है और जो कर्म व्यवस्था है और एक ये जो पूरी दुनिया चल रही है, वो सब खत्म ही हो जाएगी। दुनिया तो चल ही रही हम आप जैसे लोगों से है, कि जो पूरे समय उलझे हैं। तो इसीलिए हर सिद्धि को प्राप्त करने में रुकावटें आती हैं, और वो रुकावट भी आपकी स्पिरिचुअल वेल्थ ना होने के कारण। क्लियर हुआ इस चीज को। अब फाइनेंशियल वेल्थ, फाइनेंशियल वेल्थ क्या होगी, मयूरी जी आप बताएं, आज आप कुछ भी नहीं बोली, या कोई और भी बता सकता है, मैंने तो जस्ट नाम लिया है। आप बताएं प्रियंका जी। फाइनेंशियल वेल्थ, फाइनेंशियल मतलब अर्थ से रिलेटेड है ना, रुपये पैसे संपत्ति, इससे रिलेटेड। जब मैम हमारा मतलब जब हम लोग सेटिस्फाइड होते हैं, मतलब सेटिस्फैक्शन का मतलब जब हमें ये पता होता है कि हमारा फ्यूचर में जितना हमने पैसा कमाया है वो मतलब हमारे पास है उतना, मतलब फ्यूचर हमारा कट जाएगा उतने पैसे से, तो उसको फाइनेंशियल वेल्थ मतलब कहा जाता है कि हमारे पास इतना पैसा है कि हमारा पूरी लाइफ जो है आगे की वो कट जाएगी। बिल्कुल ठीक। और कुछ देखिए प्रियंका जी, आपने जो बोला ये सिक्योरिटी देता है फ्यूचर की, ये वेल्थ नहीं देता। ठीक है, आज यदि हम समाज की दृष्टि से देखें तो जो 2000 कमाता है मंथली, उसका भी घर चल रहा है, लेकिन वो भी हाथ पैर मार रहा है कि मैं 2 के 20 कर लूं। जो 20,000 कमाता है, सेटिस्फेक्शन वर्ड यूज हो जाएगा कि हम सेटिस्फाइड हैं कि कितना हम लोग कमा रहे हैं उससे। बिल्कुल वो भी, क्योंकि सेटिस्फेक्शन आपको एक राहत देगा कि हाँ आप भागना नहीं है, रोक देगा आपको कहीं, है ना। तो ये सेटिस्फेक्शन कहाँ रोकेगा कि आप जो उस रेस में भाग रहे हैं, जो 20,000 कमाता वो 2 लाख की कैटेगरी में आना चाहता है, 2 लाख वाला और 20 लाख की कैटेगरी में, और उसके बाद भी उसको कम पड़ता है।
ठीक है, जैसे अभी अगर हम लोग माने तो हम लोग एक वेल साउंडेड लोग हैं। अब मान लीजिए अगर हम 1 लाख रुपए महीने भी कमाते हैं, तब भी हमको वो कम पड़ता है। वहीं जो 10,000 कमाता है, उसका घर भी चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो रेस में हम लगे रहते हैं और इस रेस के कारण जो स्ट्रेस होता है, बहुत सारा स्ट्रेस आप देखिएगा मैक्सिमम इसके कारण है। तो ये फाइनेंशियली वेल्थ को खत्म करता है, फर्स्ट। सेकंड क्या है, जो हम फाइनेंशियल वेल्थ के साथ जो हमारे विचार जुड़े हैं, वो बहुत गड़बड़ है कि नहीं? जैसे आप देखिए, अक्सर देखिए जो मूवीज होती हैं, उसमें जो बहुत पैसे वाला होता है, तो फाइनली निकलता है कि इसका कोई गलत सोर्स से पैसे आ रहा है। ठीक है? हम ये शब्द बहुत यूज करते हैं कि अगर कोई हमारे सामने थोड़ा कम पैसे वाला था, अचानक बहुत पैसा आ गया, कुछ ना कुछ गलत कर रहे होंगे, नहीं तो इतना पैसा कैसे आ जाता? मतलब हमारा बिलीफ पैटर्न ये बना हुआ है कि जब तक हम गलत काम नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं आएगा। एग्री है सभी? ठीक है? अब हम बोलते हैं कि पैसा मुश्किल से आता है, ठीक है? पैसा सुख नहीं दे सकता है, पैसे से नींद नहीं खरीदी जा सकती है, पैसे से हेल्थ नहीं खरीदी सर, ऐसे बहुत सारी जो फ्रेजेस हैं ये हम यूज करते हैं, ठीक है? लेकिन क्या इनमें कोई कंपैरिजन है? यदि हम पैसे और नींद को कंपेयर करते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, आलू की सब्जी को या भिंडी की सब्जी को कंपेयर कर रहे हैं फ्रिज से। तो कोई कंपैरिजन है? नहीं है। तो आज सबसे पहले हमको ये करना है कि हमारे ये जितने भी बिलीफ पैटर्न है पैसे को लेके, उनको खत्म करना। पैसा होना सिर्फ हमको एक सुविधा देता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खड़े कर देता है। हम उसमें से एक चूज कर सकते हैं बेस्ट, उसके अलावा कुछ भी नहीं। भाई जर्नी करनी है तो यदि कम पैसा है तो हम मान लो जनरल डिब्बे में कर रहे हैं, पैसा है तो वो हमको मोर ऑप्शंस दे देगा कि भाई आप रिजर्वेशन करा सकते हैं, स्लीपर में करा सकते हैं, और अधिक है तो एसी में करा सकते हैं, और अधिक है तो बाय फ्लाइट जा सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन चॉइस आपको मिल रही है, ये किसके थ्रू मिल रही है? सिर्फ पैसे के थ्रू। तो जो पैसा है वो सिर्फ एक आपके पास एक इक्विपमेंट है जो आपकी लाइफ के लिए कंफर्टेबल लेवल पे ले जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन देता है, और जिनमें से आप एक चूज करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते या कंफर्टेबल कर सकते। उसके अलावा पैसे का इमोशन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है? छोटा बच्चा जब एक खिलौना तोड़ता है तो हम क्या बोलते हैं? इतना महंगा खिलौना था, तोड़ दिया। देखो पापा कितनी मुश्किल से कमाते हैं, मेहनत से पैसा आता है। ये सारे बड़े कॉमन सेंटेंस हैं जो आप लोग ने भी अपने आसपास अक्सर सुने होंगे। बाहर जाके कमाओ तब पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है। सो इट मीन्स आपने बहुत छोटी एज में अपने बच्चे के मन में ये एक बिलीफ पैटर्न डाल दिया कि भाई अगर सरलता से पैसा आप कोई काम कर रहे हैं तो पैसा नहीं आएगा। पैसे के लिए बहुत जरूरी है कि कठिन काम करें। अब वो बच्चा बड़ा होता है, ठीक है? अब उसको मान लीजिए कि वो बहुत अच्छा सिंगर है, उसका वोकल बहुत अच्छा है। जिस व्यक्ति को जिसमें इंटरेस्ट होता है वो अगर घंटों भी करे, जैसे अगर किसी को रीडिंग में इंटरेस्ट है तो वो 4 घंटे भी पढ़ेगा ना तो उसको वो 4 घंटे कब निकल गए पता नहीं चलेगा। लेकिन जिसको इंटरेस्ट नहीं है और उसको आप पढ़ने बिठा दो तो वो आधे घंटे भी मुश्किल से पढ़ेगा। अब उसका मान लीजिए वोकल बहुत अच्छा है, उसमें उसका इंटरेस्ट है और वो वोकल करता है, तो चूंकि हमने ये बिलीफ पैटर्न डेवलप कर दिया था कि सहजता से पैसा नहीं आता है, तो वो अगर 24 घंटे भी उस पर काम करेगा तो उसके लिए तो वो सहज है, क्योंकि उसका पैशन है। तो अब चूंकि उसका ये बिलीफ पैटर्न उसके पास उस सोर्स से पैसा आना रोकेगा, और फाइनली जब पैसा नहीं आएगा तो वो क्या करेगा कि एक कहीं जॉब कर लेगा। 9 to 6 उसके लिए बैठना बहुत टफ होगा, क्योंकि वो उसके अनुसार काम नहीं है, उसकी मनःस्थिति के विपरीत काम है, और उसका जो मेंटल लेवल है, बिलीफ पैटर्न है, वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ बड़ा टफ काम हो रहा है, ठीक है आ रहा है पैसा।
तो ये जो फाइनेंशियल वेल्थ है, इसके लिए बहुत सारी चीजों को हमको सोचना समझना पड़ेगा और अपने बिलीफ पैटर्न को बदलना पड़ेगा। और आप लोग में से जिनके छोटे बच्चे हैं, उनको तो अभी से उस बिलीफ पैटर्न को बदलना पड़ेगा, जिससे वो जब अपने यंग स्टेज में या जब अर्न करने की स्टेज में पहुंचे तो उनके वो बिलीफ पैटर्न ना हो जो हमारे। ठीक है, तो फाइनेंशियल वेल्थ का मतलब ये हुआ कि फाइनेंस के प्रति आपके जो थिंकिंग है, विचार हैं, आपके जो बिलीफ पैटर्न है, वो हेल्दी है। ठीक है, पैसा बहुत सारी बुराइयां लेके आता है ना? ऐसे बहुत सारे जो कोटेशन है हम लोग यूज करते हैं। तो ये सब ना हो, वो फाइनेंशियली हेल्थ वेल्थ हो गई। अब हम आते हैं सोशल वेल्थ। सोशल वेल्थ क्या होगी? इनको समझना इसलिए जरूरी है कि शायद आप ये इस प्रोस्पेक्टर से आपको बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन ये लाइफ में बहुत यूजफुल है। सेकंड, जब आप किसी से भी बात करते हैं, तो जब आप इन वेल्थ को आप अंडरस्टैंड किए हुए होते हैं, समझे हुए होते हैं, तो आप उस सामने वाले की प्रॉब्लम या उसकी किस वेल्थ में कहाँ कमी वो कर रहा है, वो आप उसको कैच कर सकते हैं और उसके वहां पर उसके बिलीफ पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, उसको रीवायर कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके लिए संभव होंगी। लेकिन अगर आपको ही ये नॉलेज नहीं होगा, तो फिर तो आप उसको ये आप डायग्नोसिस ही नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम। तो अब हम आते हैं सोशल वेल्थ में। तो सोशल वेल्थ क्या होगी? मैम मैम हमारा सर्कल सामाजिक कैसा है, हाँ, एक हमारा एक करके। सर्कल कैसा है, लोगों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, और मतलब एक हमें देख के किसी को खुशी हो रही है या कोई ये सोच रहा है कि अरे ये कहाँ से आ गया, वो बिल्कुल, एक। बिल्कुल सही बोल रहे श्वेता जी। तो सोशल वेल्थ का मतलब होता है कि रिलेशनशिप, है ना? क्योंकि समाज किससे बनेगा? रिलेशन से ही बनता है। बहुत सारे जहां पर व्यक्ति इकट्ठे होंगे तो वो एक समाज बनाएंगे। कुछ 4-5 इकट्ठे हुए तो फैमिली बनाई, फैमिली ने मिलके फिर एक समाज का निर्माण किया। तो समाज का हेल्दी रहना किस पे डिपेंड करता है? फुली रिलेशनशिप। और आप प्रेजेंट में देखें तो जो रिलेशन टॉक्सिसिटी है, वो आपको हर जगह बिल्कुल अपने मैक्सिमम लेवल पे दिखाई देगी, खासकर मेट्रोज में दिखती है। जो लोग मेट्रोज में रहते हैं वो शायद इस चीज को बोलेंगे कि हाँ ये चीज है। ठीक है, अब सोशल वेल्थ को यदि हम पहले लेते हैं अपनी फैमिली के लेवल पर, क्योंकि यदि फैमिली के लेवल पे ही सोशल वेल्थ वेल्थ सुधर जाए तो समाज में तो अपने आप सुधर जाएगी। अगर समाज में सुधर गई तो उस देश में सुधर जाएगी, हर देश में सुधर गई तो विश्व में सुधर जाएगी। तो हम फैमिली से ही शुरू करते हैं। तो फैमिली में किस तरह की टॉक्सिसिटी हो जाती है? सबसे पहली टॉक्सिसिटी होती है एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, और सेकंड दूसरी बड़ी जो होती है गिव एंड टेक। तो हम गिव भूल जाते हैं, टेक टेक याद रखते हैं, सिर्फ लेना। ठीक है, और अगर गलती से किसी को कुछ दे दिया और उसके बदले में उसने कुछ दे दिया तो फिर तो बहुत ही, अरे मैंने तो इतना अच्छा दिया था, उसने ऐसा दे दिया, मतलब ढेर सारे उसका एनालिसिस हो जाएगा। तो ये दो जो चीजें होती हैं, ये रिलेशन टॉक्सिसिटी की पिलर है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ये चाहे पेरेंट्स और बच्चों में हो, ये चाहे एलॉज में हो, हर जगह आप देखिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा सिस्टम क्या होना चाहिए कि पहले अगर हम गिव एंड टेक पे आते हैं तो हमारा गिव भी बहुत इजी होना चाहिए, टेक भी बहुत इजी होना चाहिए। और ये पॉइंट फाइनेंशियल वेल्थ में भी होता है। ठीक है, कि जब हम किसी को पैसा देते हैं तो कई बार अरे इतना सारा पैसे ले रहा है, इतने से काम का, इतने में तो मतलब ढेर सारे ऐसे नेगेटिविटी को जोड़ते हुए देते हैं। तो अगर देना ही है पैसा
ये तय है, तो उसको अच्छी भावना के साथ दीजिए। तो जब आप अच्छी भावना के साथ पैसे को देंगे तो आपके पास भी ढेर सारा पैसा अच्छी भावना के साथ आएगा। क्योंकि इसमें एक कर्म थ्योरी भी काम करती है। मान लीजिए आपकी किस्मत में बहुत पैसा है, लेकिन वो अच्छी भावना के साथ नहीं आ रहा है, तो वो पैसा जाने का भी रास्ता बुरा ही ढूंढेगा। ठीक है, तो गिव एंड टेक हमेशा बहुत ईज होना चाहिए, चाहे वो रिलेशन में हो चाहे फाइनेंस में। कि यदि हमने किसी को दिया तो भूल जाएं, देने के बाद वो हमारा नहीं है ना। यदि मैं आप लोग से बोलूं कि मुझे एक 100 का नोट दीजिए, आपने 100 का नोट पकड़कर हाथ ऐसे आगे बढ़ाया, तब तक आप टेक की गिव की पोजीशन में है। जब तक मैं उसको लेती नहीं हूं तब तक आपका देना पूरा नहीं हुआ। यदि आप ऐसे बढ़ाए रहे और मान लीजिए मैं उसको ना लूं, तो देने वाले की इसमें महत्ता नहीं है, महत्ता किसकी है? लेने वाले की। उसने लिया इसलिए आप टेकर बने, सॉरी गिवर बने। अगर वो लेता ही नहीं तो आप देने वाले कैसे बनते? तो किसका इंपॉर्टेंस हुआ? लेने वाले का, लेने वाले का। और हम हमेशा किस ख्याल में रहते हैं? देने में, देने वाले की है ना, फीलिंग ये में। इमोशन सबने कहीं ना कहीं फील किया होगा ना। ठीक है, जबकि जैन दर्शन में ये बोला गया है कि दान कीजिए, लेकिन दान वो होना चाहिए जो आपके अलावा किसी को पता ना चले। ठीक है, लेकिन अगर हम तो कुछ, आप कभी कभी तीर्थ क्षेत्रों पे जाइए तो वो फ्लोर नाम पे जो टाइल्स लगते हैं ना, तो वो मालूम उसमें पड़ता है कि 4-4 टाइल्स लोग दान दे रहे हैं, और वो टाइल्स पे नाम लिख रहा है और हर व्यक्ति उस पे पैर रखते हुए निकल रहा है। तो क्या उस दान की सार्थकता है? तो ये जो बिलीफ पैटर्न है, ये एक चेंज होना चाहिए, चाहे वो रिलेशन में हो चाहे फाइनेंशियल। कि यदि हम किसी को दे रहे हैं तो आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, ऑब्लिगेशन होना चाहिए लेने वाले का, कि आप तभी देने वाले बन पाए जब उसने लिया। और हम हमेशा इसके उल्टे इमोशंस में जीते हैं। तो आपका जो देना है वो नीचे झुक के होना चाहिए। ठीक है, आपका हाथ ऊपर करके ना दे, हाथ नीचे करके। ऐसे ही रिलेशन में है कि यदि हमने किसी को कुछ दिया है तो वो जब तक लेगा नहीं तब तक आपका वो देना सार्थक नहीं होगा। लेकिन यदि आपके उसके देने के साथ ही आपने एक्सपेक्टेशंस जोड़ दी, मोस्टली यही होता है। आज यदि देखें तो, अगर जैसे एक एग्जाम्पल, मैं मुनि क्षमा सागर जी की फॉलोअर रही हूँ भी, मतलब अभी भी, तो वो हमेशा एग्जाम्पल देते थे वात्सल्य रस का। बोले वात्सल्य रस का यदि एग्जाम्पल देना है तो गाय बछड़े का दीजिए, चिड़िया और उसके बच्चे का दीजिए। उसको मालूम होता है कि वो उसको उड़ना सिखाएगी, वो उसको छोड़ के चला जाएगा। जब बच्चा उड़ना सीख जाता तो वो घोंसले में नहीं रहता है, फिर भी वो उसको उड़ना सिखाती है और वो चला जाता है। बोले ह्यूमंस का कभी मत दीजिए, माँ और बच्चे का। क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होता, उसका फिजिकल बर्थ होता है, वैसे ही एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाते हैं कि भाई ये मेरे लिए ये करेगा, ये मेरे लिए ये बनेगा, ये मेरा बुढ़ापे में सेवा करेगा। ढेर सारे एक्सपेक्टेशन, स्वार्थ जुड़ता है। ठीक है, तो जिस भी रिश्ते में स्वार्थ, एक्सपेक्टेशंस जैसी चीजें रहेंगी, उसमें टॉक्सिसिटी होनी ही होनी। तो सोशल जो वेल्थ है, उसमें अगर ये 2 पॉइंट को हम हटा सकें तो वो बहुत ही हेल्दी वेल्दी रहे। इसके बाद आता है टाइम। टाइम से क्या है? मैम मैम एक क्वेश्चन था मेरा कि जो बोले। इंट्रोवर्ट्स होते हैं उनको हम सोशली वेल्दी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? देखिए, इंट्रोवर्ट्स के एक स्केल होते हैं। कुछ होते हैं कि बहुत उसकी लिमिट पे है। ठीक है, बहुत वो नहीं बोल सकते हैं। उसका कुछ रीजन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना रीजन ही देती हूँ। मैं जब बहुत सारी लेडीज के साथ बैठती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाती हूँ, क्योंकि मुझे वो टॉपिक आते ही नहीं है। तो मैं शांत बैठ के सुनती रहती हूँ।
तो एक तो ये हो गया, क्योंकि वो उस विषय से अज्ञानी है या उस विषय में इंटरेस्ट नहीं है उनको, एक तो वो इंट्रोवर्ट हो गया। लेकिन एक जो डिजीज होती है या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है, वो इंट्रोवर्ट है, वो वेल्थ में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये दो तरह का होता है। ठीक है, चलिए टाइम वेल्थ बताइए। टाइम वेल्थ तो सभी को मालूम होगा आई थिंक। किसने नहीं आंसर दिया, अब वो आंसर दें। कोई तो बोलो भाई। मैम टाइम आप वेल्थ जैसे कि हम अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं ना, मतलब सभी के पास टाइम उतना ही है पर उसको कौन कैसे यूज कर रहा है, इस आई जगह पर थिंक ही मतलब ये कह सकते हैं, है ना। लेकिन मैन टाइम वेल्थ का मतलब एक तो ये होता है फिजिकल लेवल पर, ठीक है, कि आप अपनी बॉडी को टाइम के अकॉर्डिंग कैसे मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि अभी जैसे स्टार्टिंग में हमने बोला था कि एक बायो क्लॉक होती है। अब मान लीजिए सुबह उठ के आधे से 1 घंटे के बीच बॉडी को कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, जिसको हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं। ब्रेकफास्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम शाम के समय कुछ भी खाना लेते हैं और उसके बाद मान लीजिए हमने 8 बजे तक भी लिया, तो मोस्टली सुबह 7-8 बजे तक हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो मतलब वो 12 घंटे का फास्टिंग हो जाता है। तो इसीलिए जो फर्स्ट फूड होता है उसको हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं, मतलब हम फास्ट को तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो उस ब्रेकफास्ट का अपना एक समय होता है, लंच का समय होता है, डिनर का समय होता है, या बॉडी की डिमांड होती है कि कब उसको स्वीट चाहिए, कब उसको नमकीन चाहिए, कब उसको तीखा चाहिए। आप कभी बहुत ध्यान से सुने तो बॉडी आपकी इन सारी चीजों की डिमांड करती है। ठीक है, तो जब हम ये पूरे उसके जो टाइम मैनेजमेंट है उससे हट के चलने लगते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो एक तो टाइम वेल्थ ये हो जाएगी। दूसरी टाइम वेल्थ क्या हो जाएगी, कि जब हम टाइम को मैनेज करना नहीं जानते फिजिकल लेवल पर, मतलब आउटर वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड, ये 3 जगह आपकी टाइम वेल्थ काम करेगी। तो बाह्य जगत में या जिसको हम बाहरी दुनिया बोलते हैं उसमें कैसे, कि अगर आपने कहीं बोला 12 बजे पहुंचना है और आप पहुंच रहे हैं 1 बजे, तो ये भी अनहेल्दी सिम्टम। टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्रोग्रेस होती है वो टाइम मैनेजमेंट से ही होती है। इसका कल परसों जो एक एग्जाम्पल दिया था पढ़ने का कि आधे घंटे रोज दीजिए, और इसके होते होते जब मान लीजिए 2 महीने हो गए तो एक्सक्यूज कर दीजिए कि भाई अब तो एक दिन में इतना टाइम होता ही नहीं, 24 ही घंटे होते हैं, हम 30 घंटे पीछे हो चुके हैं, तो कैंसिल। तो इट मीन्स टाइम, वैसे आप लोग को एक बात बताऊं कि जो फिजिक्स के जो विद्वान हैं वो लोग टाइम जैसी कोई चीज को नहीं मानते। उनका कहना है कि टाइम जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये सिर्फ एक फ्लो है, जो सीजन्स चेंज होते हैं और वो हमें बताते हैं कि टाइम फ्लो हो रहा है। उनके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, चूंकि हम बचपन से वो देखते आ रहे हैं और वो हमारे अंदर बिलीफ पैटर्न बन गए हैं कि इस एज में व्यक्ति ऐसा हो जाता है, इस एज में ऐसा हो जाता है, इसलिए वो चेंजेस बॉडी में आते हैं। यदि किसी एक व्यक्ति को अकेले में बाय बर्थ से ही रख दिया जाए और वो ये चेंजेस ना देखे, तो उसकी बॉडी में ये चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो टाइम को हमेशा मैनेज करना, एक तो ये बाहर दुनिया के हिसाब से हो गया कि आप टाइम को मैनेज करें जिससे आप अपने टाइम को पूरी तरह यूटिलाइज कर पाए। दूसरा हो गया फिजिकल लेवल पे, जिसको बायो क्लॉक बोला, और तीसरा इनर लेवल पर। अब इनर लेवल पे कैसे टाइम मैनेजमेंट होगा, बताइए। मैम हम अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, कि बिल्कुल, उनसे मतलब आप कोई भी आपका इमोशन आता है उस समय आप उनको, उस टाइम को कैसे मैनेज करते हैं।
जैसे एग्जाम्पल, आपको बहुत क्रोध आ गया, ठीक है, सभी को कभी ना कभी आया है। अब वो जो क्रोध है ये तो अंदर आया आपके, अब वो फिर बाहर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो अंदर से बाहर आता है उस टाइम को आप कैसे मैनेज करते हैं? कई लोग इसको बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, उस जगह से हट जाते हैं, उस काम से हट जाते हैं, उस समय क्रोध नहीं करते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे करके छोड़ देते हैं। तो ये सब आपके इनर मैनेजमेंट है टाइम के। आप इमोशंस को कैसे मैनेज कर रहे हैं उनको बाहर रिफ्लेक्ट होने से। कई बार ये बड़े खतरनाक भी होते हैं, तुरंत यदि बाहर रिफ्लेक्ट कर देंगे आप तो, है ना? तो ये टाइम मैनेजमेंट हो गया। अब हो गया इमोशन मैनेजमेंट। इमोशनल मैनेजमेंट क्या होगा? उसको भी हम इसी तरह से बोल सकते हैं कि अगर आप 24 घंटे आपके हैं तो 24 घंटे आपके अंदर कोई ना कोई इमोशन चलता रहता है। इवन जब आप सोते भी हैं, एक मिनट ना, सरिता मैम का फोन आ रहा है, एक सेकंड। हेलो, चलिए, तो ये जो इमोशनल मैनेजमेंट है, मतलब आपको कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव इमोशन नहीं होते हैं। कोई भी ऐसा बोले कि नेगेटिव इमोशन नहीं आना चाहिए तो वो भी गलत है, क्योंकि हर चीज दोनों पक्ष को ही मिलके बनती है। दुनिया में आप कोई भी चीज देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट ही होते हैं। इवन जो अगर अपन हायर, जो अपन ऐसा हायर शक्ति लें कि हायर, सबसे हायर जो पावर है वो भगवान है तो शैतान है, ठीक है? तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि हम पॉजिटिव नेगेटिव ना लें, लेकिन उन इमोशन के स्विचेस हमारे हाथ में, कि वो चाहे खुशी का हो या दुख का हो, मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो कब शो करना है, कितना शो करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, उसका टाइमिंग क्या रहेगा, वो सारा मैनेजमेंट आपके हाथ में। जैसे घर में होते हैं ना कि ट्यूब भी लगा है, फैन भी लगा है, और मालूम पड़ा एक रूम में 2 ट्यूबलाइट 2 फैन लगे, तो ये हमारे ऊपर है कि हम कब किस साइड बैठ रहे हैं, तो हमको किस फैन को चालू करना है, उसको किस स्पीड में चालू करना है, वो कंट्रोलिंग आपके हाथ। ठीक है, चलिए, तो आज चूंकि इसके बाद की नेक्स्ट क्लास सरिता मैम को चालू करना है, तो आज हम यहीं तक कर